व्यू 360 में। दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट। अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया? आलूदगी अब टीबी और मलेरिया से भी ज्यादा मुहलिक। और अफगान खवातीन को खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने वाला एक खुसूसी ड्राइविंग स्कूल। दुनिया के 100 मुल्कों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय में कमी पर तशवीश का इजहार। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। साल 2019 में दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल कैसी रही, इसका तफसीली जायज़ा पेश किया है बैनुल अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी सालाना रिपोर्ट में, जो आज शाया हो गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया है, आइए आज सबसे पहले ये जानते हैं। और इसके लिए इस वक्त नदीम याकूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो नदीम, बताइए पाकिस्तान से मुतल्लिक किन अहम मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई गई है इस रिपोर्ट में? सारा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत संभालने के बाद से पाकिस्तान में मीडिया, गैर सरकारी तंजीमों और हिज़्ब मुखालिफ की सियासी जमातों पर पाबंदियों में इजाफा हुआ है। इसके लिए इदारे ने शवाहिद पेश किए हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को रोकने के लिए केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला गया जिनमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था, और पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 3 टीवी चैनल्स की नशरियात को हुकूमत मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को कवरेज देने पर रोक दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच के जॉन सिफ्टन ने कहा कि सरकारी अहलकारों और सियासतदानों के अलावा इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से भी सहाफ़ियों को डराया धमकाया गया और हमलों का निशाना भी बनाया गया। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी का मामला बद से बदतर होता जा रहा है। मसला ये है कि हुकूमत का ख्याल है कि अगर मीडिया इसकी पॉलिसी पर तनकीद करे तो वो इसे खामोश करा सकती है। सहाफ़ियों और हुकूमत मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को सेंसरशिप का सामना है। ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ी अब खुद साख्ता सेंसरशिप पर अमल पैरा है क्योंकि वो नताइज से खौफज़दा हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान पर तनकीद तभी बंद होगी जब वो सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना बंद करेगा। प्रेस फ्रीडम के हवाले से तो तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुतल्लिक क्या कोई मुस्बत इक़दामात भी हैं जिनका जिक्र किया गया है? जी सर, रिपोर्ट में पाकिस्तान में कुछ मामलात पर कानून साजी को सराहा गया है। आइए देखते हैं जॉन सिफ्टन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बारे में क्या कहा। There were some small improvements in human rights in Pakistan in 2019. सन 2019 में कुछ शोबों में बेहतरी आई है। पार्लियामेंट ने गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से कवानीन में सुकम दूर किए हैं। A problematic issue over the years has been that सिंध हुकूमत ने ज़राअत के शोबे में काम करने वाली ख़वातीन को मुनज़्ज़म होने की इजाज़त दी है। कवानीन में थोड़ी बेहतरी आई है, मगर पाकिस्तान को अमली तौर पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। कवानीन में खामियां दूर करना एक बात है, मगर पुलिस को कानून पर अमल करने की हिदायत करना दूसरी। अमली तौर पर बेहतरी नज़र आने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में इंतहा पसंद ग्रोहों की जानिब से मुल्क के कई हिस्सों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हेल्थ वर्कर्स और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमलों पर तशवीश का इजहार किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में सज़ाए मौत के बारे में कहा है कि पाकिस्तान भर में 4600 अफराद सज़ाए मौत के इंतज़ार में जेलों में पड़े हैं, जो किसी भी मुल्क में सज़ाए मौत पाने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद है। जी सर, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में क्या कहा गया, उसके अहम निकात हमारे लिए लेकर आए नदीम याकूब। थैंक यू वेरी मच नदीम। और अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में दुनिया के दीगर हिस्सों के बारे में क्या कहा गया। इस रिपोर्ट को पहले हांगकांग में जारी किया जाना था, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच के सरबराह को हांगकांग के हुक्काम ने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट में चीन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से सख्त तनकीद की गई है। तो अब जानते हैं कि रिपोर्ट में चीन, भारत और अमेरिका के बारे में दरअसल क्या कहा गया है, और इस बारे में रिपोर्ट लेके आई हैं नुखबत मलिक। हर साल की तरह इस साल भी इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने दुनिया भर में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नई सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इस बार चीनी हुकूमत की जानिब से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों और जबर को खास तौर से हाईलाइट किया गया है।
In the United Nations, China. चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी तमाम आवाज़ों को डराने धमकाने की कोशिश की है जो चीनी हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि चीन की जानिब से दुनिया भर में ऐसी तकारीर को सेंसर किया जा रहा है जिनमें चीनी हुकूमत पर तनकीद की जाती है। चीन ऐसा अपने मुआशी और सफारती ताल्लुकात की बिना पर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सूबे जिनजियांग में 1,30,00,000 उइगर और तुर्क नस्ल के मुसलमानों को हुकूमत की जानिब से शदीद दबाव और सख्त जबर का सामना है। I think the international community's response is very insufficient. मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी बरादरी ने इस मामले पर नाकाफी आवाज उठाई है। मसलन ऐसे ममालिक जो जमहूरी हैं जैसे अमेरिका, जो दुनिया में इंसानी हुकूक का अलंबरदार समझा जाता है, उसने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग उनके दोस्त हैं। रिपोर्ट में भारत की इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता साल भी इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों और हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को हरासा करने की रविश जारी रखी। रिपोर्ट में अक्सर बीजेपी के सपोर्टर्स की जानिब से अक़लियतों पर किए जाने वाले हमलों को रोकने में नाकामी पर भी मोदी सरकार पर सख्त तनकीद की गई है। तंजीम ने गुज़श्ता साल भारतीय हुकूमत की जानिब से कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म किए जाने से पहले ही लगा दी जाने वाली ज़राए इब्लाग और इंटरनेट की बंदिशों और बड़े पैमाने पर हिरासतों का भी नोटिस लिया है। रिपोर्ट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद की गई है और कहा गया है कि अमरीका ने दुनिया में इंसानी हुकूक के अलंबरदार होने के बावजूद ऐसी हुकूमतों से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए हैं जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को गैर इंसानी करार दिया है और इसके मुताबिक सदर ट्रंप के दौरे सदारत में ऐसा गलत बयानिया तश्कील दिया गया जिसकी बिना पर नस्ल परस्ती को फ़रोग़ मिला है। अमेरिका ने अपने इस दावे को खुद ही कमज़ोर कर दिया है कि वो इंसानी हुकूक का अलंबरदार है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पामाली जारी रहने की वजह यह है कि दुनिया में ऐसे जमहूरी ममालिक जो इस बारे में आवाज़ उठाया करते थे उनकी जानिब से नाकाफ़ी रद्द अमल सामने आ रहा है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ये थी ह्यूमन राइट्स वॉच की सालाना रिपोर्ट पर एक नज़र। मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतें बशमूल पाकिस्तान अमूमन तनकीद को मुस्तरद ही करती हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आता है तो उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट urduvoa.com आपके लिए हाजिर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जौहरी मुआहदे के बजाय ईरान के साथ एक ट्रंप मुआहदे के लिए तैयार हैं। ईरान ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी है। दुनिया भर से अहम खबरों की तफसील के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं urduvoa.com पर। इसके अलावा facebook.com/voa उर्दू का पेज भी हम हर लम्हा आपके लिए अपडेट करते रहते हैं। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में सर्दी का मौसम इस वक्त शदीद तकलीफ का बाइस बना हुआ है। बलूचिस्तान में बर्फबारी और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मिट्टी के तोदे गिरने से अब तक 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बहुत से देहातों का राब्ता दीगर इलाकों से चूँकि टूटा हुआ है, इसलिए लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि खुराक और ईंधन जैसे बुनियादी ज़रूरियात भी कई जगहों पर शदीद किल्लत है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुंसलिक ओहदेदारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि रेस्क्यू टीमें और इमदादी सामान अगरचे मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना किए जा चुके हैं, लेकिन चूँकि सड़कों पर बर्फ़ जमी हुई है, इस वजह से एक काम करने में, रेस्क्यू का काम करने में सख्त मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। मौसम की शिद्दत के लिए माहौलियाती तब्दीली को भी पाकिस्तान में ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। अब इसके लिए शवाहिद वाज़े हैं या फिर माहौलियाती तब्दीली मनसूबा बंदी के फुकदान पर पर्दा डालने का एक आसान सा बहाना भी बन गई है? यही सवाल हमने रखा ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर इस्लामाबाद से मुंसलिक माहिर डॉक्टर ज़िया रहमान हाशमी के सामने। जो अवेलेबल डाटा सेट से टेम्परेचर के और प्रेसिपिटेशन के जब उनको एनालाइज किया तो उसमें क्लियर एविडेंस मिल रहा है कि जो चेंजेस आ रही हैं टेम्परेचर के ट्रेंड्स में, टेम्परेचर के डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स में, नाइट टाइम टेम्परेचर और डे टाइम टेम्परेचर के तरह के जो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, और सिमिलरली जो प्रेसिपिटेशन के ट्रेंड्स हैं
وہ بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان اس طرح کے جو قدرتی آفات ہیں جو کلائمیٹ سے یا ویدر سے ریلیٹڈ ہیں اس سے بار بار متاثر ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں اس چیز کی غمازی کر رہی ہیں کہ پاکستان آلدو کہ گلوبل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی کنٹریبیوشن میں پاکستان کی کنٹریبیوشن منیمم ہے، لیکن جو اس کے اوپر اثرات ہیں کلائمیٹ چینج کے وہ دنیا کے کافی زیادہ ملکوں سے زیادہ ہیں، اور انفیکٹ پاکستان اس وقت نمبر 5 پہ ہے جو سب سے زیادہ ان اثرات کو جھیل رہا ہے. تو جس انسانی نقصان کا سامنا اس وقت پاکستان میں موسم کی شدت کے باعث دیکھا جا رہا ہے، اس سے مستقبل میں بچنے کے لیے ڈاکٹر ضیاء الرحمان ہاشمی کہتے ہیں کہ حکومت ہی نہیں، عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ مختلف فیکٹرز ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا لیول کم ہونا، اویئرنیس کم ہونا، پاپولیشن کا زیادہ ہونا اور تیزی سے بڑھنا، اور ان سب میں آف کورس گورنمنٹ کی پالیسیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی جو ڈیزاسٹرز کے ہونے میں تو گورنمنٹ کو قصوروار نہیں کہا جا سکتا، لیکن ڈیزاسٹرز کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں اور جو کیجولیٹیز ہوتی ہیں اس میں کسی حد تک گورنمنٹ کی پالیسیز اور ایکشنز کو ہم قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے نقصان دہ اثرات تو وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتے جا رہے ہیں. ماحول سے متعلق ایک اور خطرناک مسئلہ ہے آلودگی. تحقیق کے مطابق ٹی بی، ملیریا اور ایڈز، ان تینوں امراض سے ہر سال جتنے لوگ ہلاک ہوتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ اب ماحولیاتی آلودگی کے سبب موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ مسئلہ اب بھی توجہ کا منتظر ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ایک اندازے کے مطابق گندی آب و ہوا، سیسے کا زہر اور کام کی جگہوں پر پائے جانے والی آلودگی کی وجہ سے 2017 میں 83 لاکھ افراد ہلاک ہوئے. اموات کی یہ تعداد تمباکو نوشی، شراب اور منشیات کے استعمال سے زیادہ ہے. یہ غیر صحت بخش غذاؤں، بڑی متعدی بیماریوں اور جنگ میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے. لیکن اس مسئلے کو دنیا کے بیشتر ممالک میں دوسرے مسئلوں کے مقابلے میں کم ہی توجہ ملتی ہے. گلوبل الائنس آن ہیلتھ اینڈ پولیوشن میں دنیا بھر سے ریسرچرز، صحت کی قومی وزارتیں، NGOs اور اقوام متحدہ شامل ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ در حقیقت صحت کے ایک عالمی بحران کو اب بھی کم توجہ مل رہی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب بھی کم وسائل لگائے جا رہے ہیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روایتی ذرائع جیسے دھواں پیدا کرنے والے چولہوں اور ناقص صفائی کے باعث پیدا ہونے والی آلودگی میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ فیکٹریوں، گاڑیوں اور زہریلے کیمیکل سے جدید آلودگی عروج پر ہے. ریچل کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری روایتی آلودگی پر مرکوز ہے. پانی اور صفائی کی آلودگی پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی گئی، لہٰذا اموات میں کمی آ رہی ہے، جبکہ جدید آلودگی کے معاملے میں دیگر امور کو اتنے وسائل اور توجہ نہیں ملی. آلودگی سے متعلق سب سے زیادہ اموات بھارت اور چین میں ہوئی، اور اس کے بعد نائجیریا، انڈونیشیا اور پاکستان میں. امریکہ 7ویں نمبر پر تھا. 10 بڑے ملکوں کی اس فہرست میں دنیا کے تقریباً ہر حصے کے ممالک شامل ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہم سبھی متاثر ہیں. عالمی سطح پر 40% ہلاکتوں کی وجہ بننے والی فضائی آلودگی اموات کی بڑی وجوہ میں سے ایک ہے. ریچل کا کہنا ہے کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات پہلے سے موجود ہیں جو ان اثرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. ہم ملک بہ ملک مسائل کا ایک ایسا مجموعہ دیکھ رہے ہیں جو وہاں کے لیے منفرد نہیں ہے. آلودگی سے ہونے والی بیماریوں کو کم کرنے کے لیے ممالک اور کمیونٹیز ایسے کئی اقدامات کر سکتے ہیں جو مہنگے نہیں ہوتے. حکام گاڑیوں سے زہریلی گیس کے اخراج اور تمباکو نوشی سے بچنے کے لیے ملازمین کو حفاظتی لباس فراہم کر سکتے ہیں اور کئی ایسے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں جو پہلے سے کئی ملکوں میں موجود ہیں. اسٹیو پیراگونا کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. اور اب ایک مختلف موضوع کی جانب آتے ہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں میں خواتین کی خود مختاری کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے سواری. سواری نہ ہو تو ایک عورت کو بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی دوسروں کے سہارے پہ رہنا پڑتا ہے. افغانستان کے صوبے بلخ سے تعلق رکھنے والی لیلوما احسان اپنی ہم وطن خواتین کے راستے سے یہ رکاوٹ اب ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، انہیں ڈرائیونگ سکھا کر. آئیے ان سے ملتے ہیں. افغان خواتین اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ خود مختار اور بااختیار ہیں.
तकरीबन 20 बरस पहले बुनियाद परस्त तालिबान की हुकूमत गिराई जाने के बाद से अब तक ख़वातीन काफ़ी तरक्की कर चुकी हैं, लेकिन ऐसे में जब बेशतर ममालिक में ख़वातीन का ड्राइविंग करना आम सी बात है, अफ़गानिस्तान में गाड़ी चलाती ख़वातीन को अब भी अजीब नज़रों से देखा जाता है। ताहम लेलोमा एहसान ड्राइविंग को ख़वातीन में आम करने का अज़्म कर चुकी हैं। काम पर जाने के लिए 1 साल तक खुद ड्राइविंग करने के बाद दूसरी ख़वातीन मेरे पास आकर कहने लगी कि मैं उन्हें भी ड्राइविंग सिखाऊं। फिर मैंने दूसरों को सिखाने का फ़ैसला किया। ये ड्राइविंग स्कूल में गुज़िश्ता 4 सालों से चला रही हूँ। लेलोमा का कहना है कि गाड़ी चलाना आपको बाइख्तियार बनाता है। जिस तरह सेल फोन अब हर एक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, मेरे ख्याल में इसी तरह हर घर में बल्कि हर फर्द के लिए गाड़ी का होना भी ज़रूरी है। मज़ा हुटक हाल ही में ड्राइविंग की क्लासेस ख़त्म करने के बाद लाइसेंस हासिल कर चुकी हैं। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को माशरती दबाव के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। हम ऐसे बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे माशरे की जानिब से ही नहीं बल्कि हमारी फैमिलीज की तरफ से भी हम पर मुसल्लत किए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ऐसे दबाव के सामने हथियार नहीं डालने चाहिए। बल्ख सूबे के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक मज़ार शरीफ में बड़ी तादाद में ख़वातीन ड्राइविंग लाइसेंस ले रही हैं। हमें ये देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मज़ार शरीफ में ख़वातीन को ड्राइविंग सीखने के मौके मिल रहे हैं। रवा साल में अब तक हम 300 से ज़ायद ख़वातीन को गाड़ी चलाने का लाइसेंस दे चुके हैं और इस वक्त 200 से ज़ायद ट्रेनिंग ले रही हैं। ऐसे में जब ख़वातीन ड्राइवर्स खुद मुख्तारी की जानिब मज़ीद एक कदम बढ़ता हुआ महसूस कर रही हैं, ड्राइविंग सीट पर अब भी उन्हें हिरासा किया जाता है। मीरवाइस बेजान के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। और अब बात करते हैं सेहत की। दमा के शिकार अफराद अमूमन अद्वियात और इन्हेलर के सहारे मर्ज़ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये दोनों चीज़ें ही मौसर साबित नहीं होती। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मरीज़ को दमे जैसी शिकायत तो हैं लेकिन दमा नहीं। नई तहकीक से पता चला है कि दमे से मिलती जुलती एक और बीमारी भी है जो पेट से शुरू होती है। मिशेल स्कैल्डन एक अशरे से ज्यादा अरसे तक इंतहाई ताकतवर अद्वियात का इस्तेमाल करती रही हैं। वजह ये थी कि उन्हें दमे की वजह से सांस लेने में रोज बरोज मुश्किल हो रही थी। मेरे लिए 5 कदम चलना और सांस लेना भी मुश्किल था, और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। जब मिशेल को निमोनिया हुआ तो उनके डॉक्टर ने उन्हें एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास भेजा जो पेट से मुतालिक बीमारियों का इलाज करते हैं। हम थोड़ा पीछे हटकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन अलामात की असल वजह क्या है और क्या यह मुमकिन है कि दरअसल दमा हो ही नहीं। टेस्ट से पता चला कि मिशेल स्कैल्डन के पेट में मौजूद बढ़ता हुआ तेजाब दरअसल उनकी गजाई नाली में मुंतकिल हो रहा था, जो इंसान के मुंह को उसके पेट से जोड़ती है। उन्हें दमा नहीं था। इस अस्पताल में हमारे लिए ये बात आम सी है कि हमारे पास ऐसे बहुत से मरीज आते हैं जिनमें दमे की तशखीस हुई हो, और जब हम उनके पेट का मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि शायद उन्हें बिल्कुल भी दमे का मर्ज नहीं है। इस सिलसिले में कुछ उतार चढ़ाव तो नॉर्मल है, ताहम जब पेट से मवाद गले में जाता है और फिर सांस की नाली के जरिए फेफड़ों में दाखिल हो जाता है तो वही होता है जो स्कैल्डन के साथ हुआ। उन्हें GIRD नामी गैस्ट्रो की बीमारी है। और इस बीमारी से कई अलामात पैदा होती हैं, मसलन खांसी, सांस में तकलीफ और नमूनिया वगैरह। पेट की इस बीमारी की वजह से मोटापा या हामला होने का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू नोशी, चिकनाई का इस्तेमाल, कॉफ़ी और शराब जैसे मशरूबात इन अलामात में इजाफा करते हैं, जबकि वजन में कमी और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इसमें मदद करती है। और इसी तरह से अद्वियात और सर्जरी भी पेट के अज्जा को फेफड़ों में जाने से रोक सकते हैं। जैसे ही मैंने सर्जरी कराई तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मेरी खांसी बंद हो गई। ये बहुत जबरदस्त बात थी, दिन और रात के फर्क की तरह वाज़े तौर पर महसूस हुआ। स्केल्डन कहती है कि नई तशखीस उनके लिए बहुत इत्मीनान बख्श थी। ऐसे लगता था कि सच साबित हो गया। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बोले, ये दमा नहीं है, आपके पेट का मसला है। अगर पेट की इस बीमारी का इलाज ना हो सके तो इसके बायस
پھیپڑے تباہ ہو سکتے ہیں اور غذائی نالی کے کینسر کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ایک مریض کی علامات میں اضافہ ہوتا جائے اور زیادہ سے زیادہ دوا کی ضرورت پڑے اور ان ادویات کا اثر نہ ہو رہا ہو جو پہلے ہو رہا تھا، تو خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کوئی اور وجوہات ہیں جن کے باعث ایسا ہو رہا ہے۔ Some other condition may be causing their symptoms. اسکیلٹن کی زندگی ایک بار پھر معمول پر آ چکی ہے اور اب انہیں سانس کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ ہاتھ میں ایک مرتبہ اسمارٹ فون آ جائے تو پھر اس کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے، لیکن جب اس کے بغیر دن کا کوئی لمحہ نہ گزر پائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی لت لگ چکی ہے۔ دنیا بھر میں اب ایسے سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کے نشے کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے جانتے ہیں آج کی اس رپورٹ میں جو امریکی شہر سیاٹل سے آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ جیسے جیسے اسمارٹ فونز کی ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے، وہیں لوگوں کے لیے اپنے فون سے دور رہنا مشکل ہو رہا ہے اور یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے 2014 میں کیے گئے مطالعے کے مطابق دنیا کی تقریباً 6% آبادی یا 40 کروڑ سے زائد لوگوں کو اسمارٹ فون زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہے، لیکن ایسی جگہ بھی ہے جہاں ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے جو انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، جیسے کہ سیاٹل سے باہر واقع یہ الگ تلگ فارم۔ یہ فارم آئی فون، گیمنگ اور انٹرنیٹ کے عادی افراد کو اس کی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے بنا ہے۔ مریض ایک ماہ تک بیرونی دنیا سے مکمل منقطع ہو جاتے ہیں بغیر انٹرنیٹ اور سیل فون کے۔ 19 سالہ تھامس یہاں تقریباً 1 مہینے سے ہیں۔ ان کا مسئلہ ویڈیو گیمز کا ہے۔ میں شوٹرز گیم بہت زیادہ کھیلتا ہوں، لیکن میں اپنے کالج کی سائبر سپورٹ ٹیم میں بھی کھیل چکا ہوں۔ جب انہوں نے ذہنی دباؤ محسوس کرنا شروع کیا تو ان کے والدین انہیں ری سٹارٹ نامی اس پروگرام میں لے آئے۔ یہ سستا نہیں، یہاں ایک دن رہنے کے 500 سے زیادہ ڈالرز لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ پیسے کا مفید استعمال ہے۔ یہاں زندگی سخت ہے، سونے کے وقت کی پابندی ہے، لوگوں کو کام بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو ورزش، صفائی اور کھانا بھی بنانا پڑتا ہے۔ پھر مریض سیاٹل شہر آ جاتے ہیں جہاں وہ متوازن زندگی بسر کرنے اور مواصلات کی کھوئی ہوئی صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ A lot of people go online because they have friends there. بہت سارے لوگ آن لائن جاتے ہیں کیونکہ ان کے وہاں دوست ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سماجی ضروریات کو آن لائن کمیونٹیز میں ہی پورا کر لیتے ہیں۔ یہاں موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال سختی سے منع ہے۔ مریض صرف کال کرنے اور میسج بھیجنے کے لیے فون کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایلیکس 2 سال پہلے تک کم از کم دن میں 10 گھنٹے اپنے کمپیوٹر پر صرف کرتے تھے۔ ویڈیو گیمز شیطان ہیں، بالکل شیطان۔ ان کو مت کھیلو۔ اس پر ایک نظر ڈالیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کتنی ٹیکنالوجی چاہیے۔ ایلیکس نے 2 سال انٹرنیٹ اور ویڈیو گیم سے دور رہنے کی تھراپی کروائی ہے۔ تب سے انہوں نے کوئی ویڈیو گیم نہیں کھیلی اور صرف ضرورت کے وقت اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ ریسٹارٹ کی بنیاد 2009 میں رکھی گئی تھی اور یہاں 400 سے زیادہ لوگوں کو انٹرنیٹ کی عادت پر قابو پانے میں مدد بھی ملی ہے، لیکن چیف کلینکل ڈائریکٹر ہلری کیش کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی ڈیزائن کے لحاظ سے اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کو اس کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ایپس تیار کرتے ہیں اور ویڈیو گیمز تیار کرتے ہیں وہ کافی بامقصد ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انٹرنیٹ کتنا طاقتور ہو۔ ریسٹارٹ جیسے ریہیب سینٹرز لوگوں کو حقیقی دنیا کا حصہ ہونے کی قدر سکھا رہے ہیں۔ ایوری مامون کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ وائس آف امریکہ دنیا بھر میں آزادی صحافت کے مسئلے کی جانب توجہ دلانے کے لیے خصوصی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی صورتحال سے متعلق ہم نے ایک خصوصی سیریز اسٹیٹ آف پریس کا آغاز کیا ہے جو آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آزادی صحافت کے سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ facebook.com/voa اردو کے پیج پر بھی یہ سیریز آپ کو ملے گی۔ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔